तो हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन एक ऐसा लेसन है जिससे बहुत लोग आगे जाके डरेंगे। जैसे जैसे तुम्हारे बोर्ड्स आएंगे तुम ग्रेविटेशन से डरने लगोगे। क्यों भाई जी? क्योंकि यहाँ है तुम्हारे दो लॉस। अब कौन से दो लॉस ये भी तो बताओ हमें। एक है तुम्हारा इसमें केप्लर्स लॉ। कौन सा लॉ है? केप्लर्स लॉ। अब बेसिकली केप्लर्स लॉ है किसके बारे में? चलो अगर मेरे को ओवरव्यू देना है तुम लोग को तो मैं यही बोलूंगा केप्लर्स लॉ है तुम्हारा प्लैनेट के बारे में। किसके बारे में है? प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो केप्लर्स लॉ तुम्हारा पूरा उसके बारे में है। सेकंड चीज होती है तुम्हारा न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो ये लॉ किसके बारे में है? ये है ग्रेविटेशन के बारे में कि मेरी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। तो वो मेरा किसके बारे में है? न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। चलो ठीक है सर, यार मेरे को समझ गया यार यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है और मेरा केप्लर्स के तीन लॉस क्या होते हैं। भाई केप्लर्स के तीन लॉस होते हैं जो तुम्हें प्लैनेट के बारे में बताते हैं और न्यूटन के लॉस होते हैं जो हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशन क्या होता है ये भी तो हम समझे। तो ग्रेविटेशन होता है कोई भी एक बॉडी, ठीक है, हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ग्रेविटेशन है वो क्या है? पुलिंग फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन हमारा क्या है? पुलिंग फोर्स है। इसका मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट, चलो अगर मैं इसको मान लू m1, क्या बोलूंगा? m1। इसको क्या मानूंगा मैं? m2। ठीक है, मतलब एक मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। ठीक है, हमने ऐसी कोई भी जीव जंतु मान लिए जिसके पास मास है। ठीक है, तो न्यूटन का क्या कहना है? ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं न्यूटन क्या कह रहा है कि हर कोई इंसान या हर कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाएगी? ग्रेविटेशन। मतलब ये समझो कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, वो खींचेगा दूसरे को। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो मैं हूं, जैसे मेरा नाम क्या है? समीर सर। क्या नाम है? समीर। ठीक है, समीर। और एक दूसरा इंसान है, ठीक है, मेरा दोस्त मान लो अनिल। ठीक है, अब ये दो इंसान है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? अपने आजू बाजू में एक फोर्स लगाते। क्या लगाते? फोर्स लगाते। इसका मतलब क्या? जो मैं हूं, मैं अपने दोस्त को खींचूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ खींचूंगा अनिल को, और जो अनिल है वो मेरे को उसकी तरफ खींचेगा। ठीक है भाई, तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा भाई ये खींच तो रहे हैं लेकिन कोई जा क्यों नहीं रहा? मैं समझो मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे बाजू में मेरा दोस्त खड़ा है, वो भी खींच रहा है, मैं भी खींच रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा ना, मैं भी उसके पास नहीं जा रहा, वो भी मेरे पास नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तुम समझो, जैसे हमें पता है, ठीक है, एक न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में पता कैसे चला कि एक पेड़ था। ठीक है, एक पेड़ हम मान लेते हैं, पेड़ में सेब था। ठीक है, अब न्यूटन बाबा क्या थे? न्यूटन बाबा नीचे बैठे थे। क्या कर रहे थे? नीचे बैठ के पढ़ रहे थे या कुछ भी रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, एक सेब जो है, ठीक है, सेब उनके सर पे गिरा टचक से। ठीक है, जैसे ही सर पे गिरा तो न्यूटन बाबा ने सोचा, यार भाई ये तू सेब ऊपर भी जा सकता था, ये मेरे सर पे ही क्यों टकराया? ठीक है, इस पॉइंट पे उन्हें दिमाग आया भाई कि इसका मतलब है कि जो धरती है, क्या है? धरती। ठीक है, एक ये जो जमीन है जिसे हम अर्थ की धरती बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ है मेरा एक एप्पल का पेड़। क्या है? एप्पल का पेड़। ठीक है, समझ गया इतना? तो ये मेरा क्या है? एप्पल का पेड़ है। एप्पल का पेड़ नीचे गिरा, मतलब एप्पल अगर नीचे गिर रहा है मतलब कोई ना कोई तो है जो उसे खींच रहा है। ठीक है, अब इस केस में खींचने वाला कौन हुआ? हमारा अर्थ हुआ। कौन हुआ? अर्थ, क्योंकि अर्थ के पास भी अपना एक मास होता है। ठीक है, तो पहली बॉडी कौन हुई हमारी? पहली बॉडी हुई हमारी अर्थ, और दूसरा बॉडी कौन हुआ? एप्पल। ठीक है, अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, बहुत बड़ी सी अर्थ, ठीक है, बहुत बड़ी अर्थ सिर्फ इतना सा ग्रेविटेशन फोर्स लगा पा रही है कि वो बस एक सेब को नीचे निकाल पाए, सिर्फ नीचे गिरा पाए। तो हम लोग क्या ही फोर्स लगाएंगे? मतलब अब इतना बड़ा अर्थ अगर ये फोर्स लगा रहा है तो हम बहुत ही कम फोर्स लगाएंगे। तो इसी वजह से जब मैं अपने दोस्त की तरफ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा था तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल था। कैसा था? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल मतलब ऐसी चीज जो बहुत ही कम हो। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो में है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेग्लिजिबल। तो इसी वजह से ग्रेविटेशन को हम क्या बोलते हैं? वीक फोर्स। क्या बोलते हैं? वीक फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन के बारे में तुम्हें समझा कि ग्रेविटेशन को भैया वीक फोर्स बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि भाई पूरी जो धरती है वो सेब को खींच रही है, बट सेब भाई, सिर्फ सेब को गिराने की शक्ति है मतलब धरती की ग्रेविटेशन के पास। तो मेरे को तो क्या ही गिराएंगे। ठीक है, इतना समझ गया। उसी सेंस में अगर अर्थ की धरती इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकती है सिर्फ, तो हम लोग क्या ही लगाएंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया कि एक मैं खड़ा हूं और एक मेरा दोस्त खड़ा है। मैं अब मेरे दोस्त को अपनी तरफ खींच रहा हूं, और दोस्त उस मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है नहीं। हम लोग कैसे हैं, न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम लोग अगर न्यूट्रल है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या कि ग्रेविटेशन का फोर्स इतना कम है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, वीक फोर्स है। ठीक है, अब अगर तुम्हें से कोई पूछ ले कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ठीक है, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, हमारा ग्रेविटेशन। समझा। तो आई होप सो तुम्हारा ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। किस पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलो बच्चों, फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। अब फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन को किसने डिस्कवर किया था, सर इसैक न्यूटन ने। तो कहानियों के हिसाब से लोग बोलते गए कि भैया तुम सेब के पेड़ पे बैठे रहे, और ये जो सेब का पेड़ है इधर जो तुम देख रहे हो, सेब का पेड़, वो क्या हुआ, नीचे गिरा। जैसे उनके सर पे गिरा, उनके मन में डाउट आया कि ये सर, आखिर ये सेब जो है ये नीचे क्यों गिर रहा है। तो शायद कुछ ना कुछ होगा इसके पीछे, कोई खींच रहा होगा, ये क्या होगा। तो इसे खींचने वाले फोर्स का हम लोग ने नाम क्या रख दिया, ग्रेविटेशन। क्या नाम रख दिया, ग्रेविटेशन। ठीक है, तो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जो अर्थ होती है, क्या होती है, अर्थ। ठीक है, तो न्यूटन ने कंक्लूड किया कि जो हमारी अर्थ, धरती माता होती है, ठीक है, वो एक अट्रैक्शन निकालती है, अट्रैक्टिव फोर्स है उसके पास। क्या है उसके पास, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जो क्या करता है, हर एक दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो यही खींचने वाले फोर्स को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा तुम लोग को। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं केप्लर्स के तीनों लॉस के बारे में। ठीक है, अब भैया केप्लर्स लॉ, ठीक है, अब तुम समझो, केपलर जैसे हम लोग ने पहले ओवरव्यू में समझा था, तो केपलर कौन था, जिसने प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया। इसका मतलब क्या सर जी, इसका मतलब जो केपलर था उसने किसके बारे में बताया, कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम होता है, या जो भी यूनिवर्स होता है, ठीक है, उसमें हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, कैसे रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, केपलर जो था उसने क्या किए, तीन लॉस दिए, पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। ठीक है, अब ये चीजें जो है, अगर तुम सोच रहे हो कि वो टेलीस्कोप से देखकर उसने ये सारी चीजें लॉ बताए हैं, तो बिल्कुल गलत हो भाई। क्योंकि जो गलीलियो था, जिन्हें जो हमें पता है जिसने टेलीस्कोप निकाला, उससे भी पहले से केपलर्स ने ये लॉ बनाए थे। अब ये कैसे बनाए थे, ठीक है, तो ये जो लॉस थे ये बने थे एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू। किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू। तो उसने देखा कि कैसे ये जो प्लैनेट्स है, ये जो भी तुम्हारा डे नाइट ये कैसे परफॉर्म होता है, हमारा दिनचर्या कैसा होता है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू केपलर्स ने तीन चीजें बताई। ठीक है, पहली चीज क्या थी, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, तो पहले के जो लोग थे उन्हें लगता था कि जो समझो जैसे एक सन है, ठीक है, इसको में हम क्या मान रहे हैं, सन है, ठीक है, अब उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे। चलो मैं एक हम लोग के लिए मान लेता हूँ, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो सब लोग मानते थे कि ये जो ऑर्बिट है, अब ये जो ऑर्बिट मतलब क्या होता है, एक प्लैनेट एक लाइन के अराउंड रोटेट करता है। जो हमने ये लाइन बनाई है ना, तो ये लाइन के अराउंड, सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब लोगों को लगता था कि जो ऑर्बिट का शेप होता है, क्या होता है, ऑर्बिट का शेप वो कैसा होता है, सर्कुलर नहीं होता, सर्कुलर होता है। पहले लोग क्या सोचते थे कि जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर होती है, बट केपलर्स ने क्या बोला कि भाई ये सर्कल नहीं होती, ये होती है एलिप्स। ठीक है, एलिप्स। अब तुम सोच रहे हो यार, मैंने ये सर्कल पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल पढ़ा है, आखिर ये एलिप्स क्या है। तो भी बता देता हूं, एलिप्स होता है तुम्हारा एक ऐसा ओवल जैसा शेप। कैसा शेप होता है, ओवल जैसा शेप होता है। ठीक है, एलिप्स, ठीक है सर जी, हमें समझ गया भाई, एलिप्स होता है एक ओवल जैसा शेप। बीच में कौन होगा भाई, सन होगा। लेकिन 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 लॉज ने यही तो बताया है। अब देखो,
अगर कोई ऑर्बिट सर्कुलर है, क्या है? सर्कुलर, ठीक है। तो उसका सेंटर जो होगा वहां सन होता है, ठीक है, मान लिया। मतलब अगर सन सन मतलब अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर प्लैनेट रिवॉल्व किस में कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में, तो हमारा जो सन है वो सेंटर पे रहेगा। लेकिन अब केपलर भाई साहब ने क्या बोला कि जो हमारी ऑर्बिट है वो कैसी होती है? एलिप्स। एलिप्स मतलब ओवल, ठीक है, ओवल जैसी मेरी ऑर्बिट होती है। अब दिक्कत क्या है? सेंटर सर्कल में होता है हमारा सेंटर, लेकिन जो एलिप्स होता है उसमें हमारा सेंटर नहीं होता, वहां क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। देखो, एक को हम क्या बोलते हैं सर्कल में? रेडियस, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। तो दो को क्या बोलते हैं सर्कल में? रेडाई, ठीक है। एक को हम बोलते हैं रेडियस और दो को क्या बोलते हैं? रेडाई, ठीक है। वैसे ही एलिप्स में एक को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं एक को? फोकस। दूसरे को बोलते हैं फोसाई। क्या बोलते हैं? FOCI। अब इसका क्या वो समझो, चलो करते हैं भाई। तो इसका मतलब है कि जैसे समझो, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि ऑर्बिट केपलर के हिसाब से क्या था? ओवल था, ठीक है। अब सन की पोजीशन डिसाइड करने के लिए, जैसे हम सर्कल में मानते हैं कि वो सेंटर में होता है, वैसे ही एलिप्स में होते हैं क्या? फोकस, ठीक है सर जी, समझ गया। अब फोकस एलिप्स में कितने होते हैं? फोकस होते हैं दो। कितने होते हैं फोकस? दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब ये दो फोकस कहां से जुड़े होते हैं? एक फोकस होता है मेरा इधर, एक फोकस होता है मेरा इधर, समझा? मतलब एक ये एक्सिस होते हैं मेरे फोकस, और मेरी एक दूसरी एक्सिस होती है, ये मेरा फोकस होता है। तो केपलर के हिसाब से ये है कि जो सन की पोजीशन होगी, क्या होगी? सन की पोजीशन ये दोनों फोकस में से किसी एक में होगी। क्या होगी? इन दोनों फोकस में किसी एक में, ठीक है, समझा? इसका मतलब क्या? अगर मैं मंडे हूं, अगर मैं मंडे में देख रहा हूं, अगर सन इधर है, किधर है? ये फोकस पे है, ठीक है। तो ट्यूसडे को क्या पता वो इधर हो, वेडनेसडे को क्या पता वो फिर से इधर आ जाए, थर्सडे को वो फिर से इधर आ जाए। इसका मतलब क्या? मैं जब भी देखूंगा सन को, वो इन दोनों फोकस में से ही किसी एक में रहेगा, ठीक है। मतलब इन दोनों फोकस में किसी एक में रहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो केपलर्स, ये मैं अगर हम तुम हमें समझना, तो हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारा जो ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वो कैसा होता है? एलिप्स होता है। और जो हमारी सन की पोजीशन है वो क्या है? इन दोनों सर्कल, ये दोनों सन मतलब जैसे फोकस दो होते हैं ना, वैसे ही हम लोग ने क्या डिराइव किया? पहले तो हमारी ऑर्बिट जो होती है वो एलिप्स होती है, और हमारी जो सन की पोजीशन है ये दोनों फोकस के अराउंड होगी। इसका मतलब क्या? या तो वो F1 पे रहेगा, समझो इसे हमने F1 बोल दिया, और समझो इसे F2 बोल दिया। या तो वो F1 पे होगा या तो वो F2 पे होगा, और वो कहीं नहीं हो सकता। तो एक पोजीशन डिटरमाइन हो गई, ये एक कोई ना कोई एक फोकस में रहेगा, और हमारी ऑर्बिट डिसाइड हो गई, वो कैसी होने वाली है? एलिप्स। तो ये क्या था? पहला लॉ केप्लर्स का। चलो अब सब पढ़ते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसाई। तो सिंपल, हमने अभी पढ़ा ऑर्बिट क्या है? एलिप्स है। और सन की पोजीशन क्या है? एट वन ऑफ द फोसाई, मतलब कोई भी एक फोकस में हमारा जो सन भैया है वो सिचुएटेड रहेगा, ठीक है। चलो भाई, समझा इतना? अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड लॉ पे। किस पे आते हैं? सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या? समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंप्लॉय के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब समझो मैं 3 कंपनियों में काम करता हूं। अगर मैं समझो मैं टाइम टाइम तो कोई इशू ही नहीं है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर समझो मेरा कोई भी एक सन है, क्या है? सन है। अब उसके अराउंड में मान लेता हूं, अब जैसे हमने देखा है क्या, उसकी जो ऑर्बिट होती है वो क्या होने वाली है? एलिप्स होने वाली है, इसका मतलब ओवल होने वाली है। तो मान लो इधर है 3 प्लैनेट, क्या है? 3 प्लैनेट, ठीक है, समझ गया। अब सबसे पास में क्या है? ये वाला है। समझ, इतना समझा? इसमें क्या है? इसकी ब्रेथ जो है ये, अब देखो, इसमें रोशनी कितनी पड़ेगी? इतनी पड़ेगी। सेकंड वाले में कहीं कुछ इतनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड वाले में इतनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। जो पहला, जैसे मैं मान लू ये जो पहला और तीसरा है, ठीक है, ये ज्यादा पास में है, मानते हो या नहीं? तो ये पहला और तीसरा जो है वो ज्यादा पास में है, और ये जो टू वाला है ये दूर है उससे, क्या है? दूर है। तो जो पहला और तीसरा जब पास में है, तुम देख सकते हो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कुछ है और ब्रेथ है।
इसमें लेंथ और ब्रेथ ज्यादा है, बट इसमें अगर ब्रेथ कम है तो ज्यादा क्या है, लेंथ है। इसका मतलब क्या, जो लेंथ है यहाँ वो बैलेंस कर रही है, क्या कर रही है, बैलेंस। अगर समझो किसी में लेंथ और ब्रेथ ज्यादा है तो वो बैलेंस करने के लिए जो दूसरा प्लैनेट होगा वो क्या करेगा, अपनी लेंथ बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या, तुम्हारी पोजीशन डिपेंड नहीं करती, तुम्हारा प्लैनेट कोई भी पोजीशन पे हो, जो उसकी एरिया होगी, ये जो इसे ये इसकी एरिया जो होगी, ये जो ये वाली एरिया हमने बनाई ना, ये जो एरिया होने वाली है तीनों में, वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्या होने वाली है, सेम। समझा। तो फिर से सेकंड लॉ हमारा क्या बताता है कि द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। इसका मतलब क्या, हमने एक प्लैनेट बना दिया, एक हमारा सन था, एक एलिप्स में, किसमें था, एलिप्स में। अब अगर कोई तीन प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उसके अराउंड है, तो हमने एक एरिया बनाई भाई, एक लाइन ज्वाइंट की, एक मेरे प्लैनेट को सन से हमने ज्वाइंट किया। हमने देखा अगर कोई प्लैनेट पास में खड़ा हो, ठीक है, अगर प्लैनेट कोई भी पास में खड़ा है तो हमने क्या देखा, जो उसकी लेंथ है वो और ब्रेथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है। दिक्कत क्या है, देखो अगर कोई प्लैनेट पास में तो उसकी लेंथ तो छोटी होने वाली है। अब वो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ब्रेथ हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें ब्रेथ हमारी क्या हुई, बढ़ गई, इसमें ब्रेथ बढ़ गई। अब जो दूर वाला था, जो हमने किसके लिए माना, सेकंड के लिए, तो इसमें जो प्लैनेट है हमारा बहुत दूर है, मानते हो या नहीं, तो बहुत दूर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, हमारी लेंथ जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या, वो बैलेंस हो गए। इसका मतलब जो तीनों की एरियाज जो होती है वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये भी सेकंड लॉ भी समझ गया होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस, ठीक है। अब ये सर जी ये क्या चीज है, चलो ये भी देख ले, ठीक है। तो हम लोग किस पे थे, केप्लर्स के तीसरे लॉ पे, ठीक है। तो चलो मान लो, हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था कि कोई ऑर्बिट क्या होती है, एलिप्स होती है, ठीक है। इसके हिसाब से क्या है कि जो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ टाइम रिवोल्यूशन, अब टाइम रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो एक मेरा सन है, ठीक है, उसके अराउंड कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है, तो मान लो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ को रोटी अपने एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसे हम, टाइम पीरियड। तो एक कोई भी प्लैनेट को सन के अराउंड या किसी के भी अराउंड चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तुम रिवॉल्यूशन भी उसे बोल सकते हो, ठीक है। तो टाइम पीरियड आई होप से समझ गया होगा। तो ये क्या बोल रहा है ये लॉ, ये जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा, क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, वो किससे प्रोपोर्शनल होने वाला है, तुम्हारे रिवॉल्यूशन से। किससे, रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्यूशन के क्या है तुम यूज करोगे, क्यूब, ठीक है। ये इसके हिसाब से जो हमारा टी स्क्वायर होने वाला है वो किससे प्रोपोर्शनल होने वाला है, आर क्यूब से, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, जिसमें हमारा आर क्या होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, तुम समझो भाई, कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ये जो हम चक्कर लगा रहे हैं वो कितना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर समझो तुम्हारा कोई एक दोस्त है, और तुम समझो तुम रहते हो कहीं मुंबई में, ठीक है, और एक तुम्हारा दोस्त रहता है पुणे में। अब एक दोस्त कहाँ रहता है, मुंबई, ठीक है, और एक दोस्त रहता है पुणे में, कहाँ रहता है, पुणे में। और तीसरा दोस्त रहता है उत्तराखंड, कहाँ रहता है, उत्तराखंड, ठीक है। दिमाग लगाओ, मुंबई से पुणे पास में है, उत्तराखंड तो बहुत दूर है, इसका मतलब क्या, इसको आने में ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल। वैसे ही एक ऑर्बिट में अगर समझो कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, डिस्टेंस अगर उसकी ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा ना भाई। अगर मैं चक्कर लगा रहा हूँ किसी के अराउंड, ठीक है, मैं एक प्लैनेट हूँ, मैं चक्कर लगा रहा हूँ सन के अराउंड, किसके अराउंड चक्कर लगा रहा हूँ, सन के अराउंड। अगर ये जो मेरा डिस्टेंस है वो ज्यादा है तो मेरे को चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, ज्यादा टाइम जाएगा। तो यही उसने लॉस के हिसाब से बताया, क्या बताया है, जो हमारा टी स्क्वायर होने वाला है वो प्रोपोर्शनल किससे होने वाला है, हमारा आर क्यूब से। जहां टी मेरा क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मेरा क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन या एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और आर क्यूब क्या होता है, मेरा रेडियस तुम बोल सकते हो। अब सिंपल, अब टी स्क्वायर, जैसे अगर हमने समझा कि टी स्क्वायर किससे प्रोपोर्शनल होने वाला है, आर क्यूब से, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब समझो कहीं भी तुम प्रोपोर्शनल साइन यूज करते हो तो वो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए तुम क्या यूज करोगे, तुम यूज करोगे कांस्टेंट। क्या यूज करोगे तुम, एक कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी,
KR³ समझा? ठीक है। अब मेरे को अगर ये k की वैल्यू चाहिए तो k की वैल्यू क्या आएगी? तो k की वैल्यू आने वाली है T² अपॉन R³ समझा? तो एक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? T² अपॉन R³। अब चल एक रिवाइज कर लेते हैं। केप्लर्स का पहला लॉ क्या बोलता है कि हमारा ऑर्बिट क्या होता है? एलिप्स होता है और हमारा जो सन है वो कोई ना कोई एक फोकस पे मिलेगा। पहला लॉ। सेकंड लॉ मेरे को बोलता है प्लैनेट कितना भी दूर है फर्क नहीं पड़ता, उसकी एरिया कंज्यूम होगी वो होगी सेम। अगर किसी में लेंथ कम है तो उसमें ब्रेथ ज्यादा होगी, अगर किसी में ब्रेथ कम है तो उसमें लेंथ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ अपने आप को बैलेंस करेंगे। और तीसरा थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर मेरी डिस्टेंस ज्यादा है तो मेरे को चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम जाएगा। तो जो हमारा स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का, जो एक चक्कर लगाने में मेरे को जो टाइम लगेगा वो क्या होने वाला है? ज्यादा लगने वाला है। तो T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। ठीक है। आई होप सो ये भी तुम्हें समझ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ठीक है। फिर तो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होने वाला है हमारा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे ही न्यूटन भैया को पता चला कि अर्थ, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी, धरती माता, ठीक है, जैसे ही ठीक है, जैसे ही न्यूटन भाई साहब को पता चला कि जो हमारी धरती माता, ये हमारी धरती माता है, ठीक है, ये खींच रही है, किसे खींच रही? एप्पल को। ठीक है। एप्पल। अब देखो यार, धरती क्या है? एक बॉडी है, ठीक है, जिसका कुछ मास है। एप्पल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास है, मतलब दोनों मास वाली बॉडीज है। तो न्यूटन कंक्लूड क्या किया कि कोई एक मास दूसरे मास पे हमेशा फोर्स लगाता रहता है। ठीक है। अगर फोर्स मेरा ज्यादा हुआ, क्या हुआ मेरा फोर्स? अगर मेरा फोर्स ज्यादा है तो मैं खिंच जाऊंगा। अगर नहीं खींचा इसका मतलब क्या है कि मेरा फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है, ताकि वो असर ही ना दिखाए। सिंपल। तो ग्रेविटेशन मतलब क्या? एक ऐसा खींचने वाला फोर्स जो हर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, वो एक पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है। तो every object in the universe attracts every other object with a force that is directly proportional to the product of the masses। इसका मतलब क्या? देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है मोटा इंसान, ठीक है, मोटा इंसान। एक होता है पतला इंसान। सिंपल चीज है। देखो अब मेरे को पता है भाई, अब अर्थ जो है हमारी, वो हर कोई इंसान पे, हर इंसान पे न्यूट्रल फोर्स लगाएगी। अब न्यूट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है जो पतला इंसान है उस पर कम फोर्स लगाएगी। भाई वो कितना ही तो मतलब, वो पतले इंसान को अगर कोई थोड़ा भी खींचेगा तो खींच जाएगा। सिंपल। अब मेरे को उतना ही अगर कोई मोटे इंसान को खींचना हो तो मैं क्या करूंगा? मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल। तो हमारा फोर्स किस पे यहाँ डिपेंड कर रहा है? मासेस पे ना। अगर कोई मोटा इंसान आ गया तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई पतला इंसान आ गया तो मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? फोर्स ज्यादा कब होता है? जब मास भी ज्यादा हो। तो एक चीज, एक क्वांटिटी ज्यादा है और दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है? हमारा मासेस से। अब भैया मासेस कितनी है? मासेस है दो। एक तो भैया, अब जैसे न्यूटन के हिसाब से हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, तो एक कोई बॉडी होगी जो m1 होगी, दूसरी कोई बॉडी होगी वो m2। तो हमारा फोर्स दोनों के मासेस पे डिपेंड करेगा ना। अगर दोनों पे मैं ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा हूं या अर्थ हमारी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, तो हमारा जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? दोनों के मासेस पे। तो हमारा जो एफ है वो प्रोपोर्शनल किस पे है? m1 और m2 पे। ठीक है। इतना समझा। अब बात करते हैं दूरी की। अब ये जो समझो, कोई भी समझो, लेट से एक ये m1 है, ये है m2। अब उनके बीच में कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है, लेट से उसे हम r बोलते हैं। ठीक है। तो मान लो ये दोनों समझो, एक ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। अब इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस क्या बोला? आर बोला। इतना समझा। तो आर क्या है? दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। तुम थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है। अगर जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट, अगर कोई भी दो मैग्नेट समझो, मैं इधर ये मैग्नेट 1 और ये है मेरा मैग्नेट 2, ठीक है, अगर दो मैग्नेट पास में रहते हैं तो उनकी फील्ड क्या होगी? वो जल्दी चिपकेंगे। सही है नहीं? इसका मतलब अगर मैं मैग्नेट को पास में रखूंगा तो उनका जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू अगर कम होगी, ठीक है, अब अगर मैं पास में रख रहा हूं कोई भी दो चीजों को, तो आर की वैल्यू डेफिनेटली कम होने वाली है। ठीक है। तो आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स क्या होगा उनमें? ज्यादा होगा। सेम, अगर हमारा आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, अगर वो मैग्नेट हमारे बहुत दूर दूर है, ठीक है,
तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, फोर्स होने वाला है हमारा कम। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोई भी दो बॉडीज को अलग अलग ये दूर रख रहा हूं तो हमारा जो फोर्स होने वाला है वो भी बहुत कम होने वाला है। ठीक है, तब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होने वाला है हमारा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है 1/r को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि एक क्वांटिटी, ठीक है, एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब जो हमारा एफ होने वाला है वो क्या होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है किससे, 1/r से। ठीक है, बट यहाँ जो रिलेशन है वो किसका दिया है, 1/r² का। ठीक है, तो फिर से करते हैं चलो। तो सिंपल चीज है, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, फोर्स किस पे लगता है, दो मासेस फोर्स लगाती है। अगर कोई मोटा इंसान होगा तो उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, कोई पतला इंसान होगा उस पर फोर्स कम लगेगा। तो वेट ज्यादा, ठीक है, ये मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो मैंने बोल दिया एफ किससे प्रोपोर्शनल होगा, m1 m2 से। ये तो चीज हो गई, ठीक है भाई। अब समझो ये है मेरा m1, ये है मेरा m2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है, जिसे हम आर बोलने वाले हैं। ठीक है, अब m1 और m2 के बीच में अगर डिस्टेंस r है तो अगर मैं m1 m2 ये दो मासेस को अगर पास में रखूंगा तो उनके बीच में फोर्स भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। अगर वही दो मासेस को दूर रखूंगा तो वो फोर्स क्या होने वाला है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब अगर r की वैल्यू हमारी कम होने वाली है, वो पास में होने वाले, तो हमारा फोर्स उन पे ज्यादा लगेगा। और अगर हमारी आर की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, ये दूर रखेंगे हम लोग, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा है इनवर्स रिलेशन। एक वैल्यू कम तो दूसरी वैल्यू ज्यादा। तो हमारी प्रपोज किससे इनवर्स प्रोपोर्शनल किसने है, r²। अब देखो यार f प्रोपोर्शनल टू क्या है, m1 m2/r²। अभी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट ऐड करना होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट हम कैसे ऐड करेंगे, तो f की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, अब ये प्रोपोर्शनल टाइम में कांस्टेंट ऐड करना होगा। उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, g बोलते हैं। क्या बोलते हैं, g। तो इक्वल टू g इंटू m1 m2/r²। ठीक है, तो इतना हमारा रिलेशन बन गया। अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो g की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। अब तुम सोचोगे यार g, आखिर g की वैल्यू निकाली कैसे, तो कैसे निकाली, जो हमारा m1 है और m2 है, ठीक है, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट के लिए दो मासेस लिए, डिस्टेंस ली, और वो सब कैलकुलेट करके जो हमारी जी की वैल्यू आई वो हमारी क्या आई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आई होप तो तुम्हें समझ गया होगा ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, केप्लर्स के तीन लॉज क्या होते हैं, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आज के लिए थैंक यू।